दोस्तों सोचिए, एक तरफ शादी का घर, ढोल नगाड़े और खुशियां, पर उसी रात एक ऐसा खौफनाक जुर्म होता है जो सब कुछ उजाड़ कर रख देता है। इस कहानी में दो बड़े राज हैं। एक राज उस दुल्हन का जिसे अपनों ने ही सबसे बड़ा धोखा दिया, और दूसरा राज उस दूल्हे का जिसे छुपाने के लिए वो समाज से भाग रहा था। जब ये दोनों राज समाज के सामने आए तो एक ऐसा भूचाल आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। यकीन मानिए, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है संध्या की, जिसके पिता रघुनाथ ने उसकी शादी अपने पुराने दोस्त के बेटे आदित्य से पक्की कर दी थी। आदित्य शहर में अच्छी नौकरी करता था। संध्या ने कभी आदित्य को देखा तो नहीं था, पर उसे अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कोई सवाल जवाब कभी नहीं किया। देखते ही देखते संध्या की मेहंदी की रात आ गई। जब रस्में खत्म हुई तो वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी बचपन की सहेली काव्या कमरे में आई। उसने संध्या से कहा, चल संध्या, आज की रात को यादगार बनाते हैं। गांव के बाहर घूमने चलते हैं। शादी के बाद तो तू शहर चली जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी। आज की रात बस हमारी दोस्ती के नाम कर दे। संध्या थोड़ा हिचकिचाई। अरे, घर में इतने मेहमान हैं, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। पर काव्या ने जिद पकड़ ली। काव्या की बातों में इतना अपनापन था कि संध्या मना नहीं कर पाई और उसके साथ चली गई। दोनों सहेलियां चुपचाप घर से निकली और एक बाग में पहुंची। वहां बहुत सन्नाटा था। रात के करीब 11 बजे थे। दोनों एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे बैठ गई और पुरानी यादों में खो गई। तभी अचानक काव्या ने कहा, संध्या, बस तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। संध्या डर गई। अरे, इस अंधेरे में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? काव्या ने नजरें चुराते हुए जल्दबाजी में कहा, बस एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। तू डर मत। मैं तुरंत आई और वो बिना पीछे मुड़े अंधेरे में गायब हो गई। अब संध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो यही सोच रही थी कि काव्या जल्दी आ जाए। उसे एहसास हो चुका था कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही वो डरकर वापस जाने के लिए मुड़ी, उसके होश उड़ गए। सामने गांव का एक दबंग लड़का विक्रम खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों संध्या, पहचाना? मैं अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकता करने आया हूँ। आज तेरी मेहंदी की रात है ना। तूने पूरे गांव के सामने शादी का प्रस्ताव ठुकराया था, मुझे घमंडी और आवारा कहा था। आज देख मैं तेरा घमंड कैसे तोड़ता हूँ। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे भागने की कोशिश की, पर विक्रम ने झटके से उसके दोनों हाथ पकड़कर खींच लिए। संध्या चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस सूने बाग में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। विक्रम ने उसका मुंह दबा लिया। उस काली रात में संध्या की इज्जत तार तार कर दी गई। सबसे बड़ा सच तो यह था कि काव्या ने दोस्ती का नाटक करके उसे जाल में फंसाया था। विक्रम और संध्या की पुरानी रंजिश थी, और विक्रम ने काव्या को पैसे देकर या डरा धमका कर ये पूरी साजिश रची थी। संध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक पल में शमशान बन गई। किसी तरह हिम्मत बटोरकर वो चुपके से घर लौटी, आंसू पोंछे और अपने कमरे में जाकर सो गई। उसने एक खौफनाक सच अपने सीने में ही दफन कर लिया। अगले दिन बारात आनी थी। संध्या दुल्हन के लिबास में बैठी थी, पर उसके होठों से हंसी गायब थी। जो लड़की हमेशा चहकती थी, आज वो बिल्कुल गुमसुम थी। घर वाले परेशान थे। अचानक इसे हो क्या गया है? सब यही सोच रहे थे कि शायद ये शादी से खुश नहीं है, पर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। उसका मन हुआ कि सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब किसी की पत्नी बनने लायक नहीं रही। वो आदित्य को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। उसे डर था, अगर शादी के बाद आदित्य को इस बात का पता चला तो वो उसे धक्के मारकर निकाल देगा। तब वो कहाँ जाएगी? शाम को बारात आई। शादी की रस्में पूरी हुई। संध्या विदा होकर आदित्य के साथ शहर चली गई। रात को जब वो दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी तो डर के मारे उसका दम घुट रहा था। उसे लगा आज उसका काला राज खुल जाएगा। उसने डर के मारे सिर झुका रखा था। तभी दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया।
संध्या को देखकर आदित्य के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता थी। वो संध्या के पास बैठा और गंभीर आवाज में बोला, संध्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। संध्या ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। आदित्य ने नजरें झुकाकर कहा, सच ये है संध्या कि मैं शादी के लायक ही नहीं हूं। मैं एक नामर्द हूं। ये बात मेरे माता पिता नहीं जानते। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। यह सुनते ही संध्या का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो आदित्य को देखती रह गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी लाश बचाने के लिए खुद एक रास्ता बना दिया है। आदित्य ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझदार हो और हमारे परिवार की इज्जत के लिए ये राज हमेशा हमारे बीच ही रहेगा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि किस्मत का कैसा खेल है कि एक राज वो छुपाए बैठी है और एक राज आदित्य का है। अगर आदित्य को उसकी उस रात की सच्चाई का पता चलता तो वो उसे उसी वक्त छोड़ देता। संध्या ने धीरे से कहा, आप फिक्र मत कीजिए। आपका ये राज कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। उस रात दोनों के बीच बिना कुछ कहे एक समझौता हो गया। दो ऐसे इंसान जो अपनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द लेकर एक पवित्र बंधन में बंध गए थे। आदित्य को नहीं पता था कि संध्या के दिल में कौन सा तूफान चल रहा है, और संध्या को भी नहीं मालूम था कि आगे जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। आदित्य की माँ का नाम शारदा देवी था, जो बेहद कड़क और अनुशासन वाली महिला थी। उन्होंने नोटिस किया कि शादी के बाद से ही संध्या बहुत गुमसुम रहती है। वो ज्यादातर समय कमरे में ही बिताती है। उसकी आंखों में वही सन्नाटा था जो शादी के पहले दिन था। एक दिन शारदा देवी उसके कमरे में आई और सीधे बोली, संध्या, शादी को 1 हफ्ता हो गया। अब घर की जिम्मेदारी संभालो। संध्या झटके से उठी और बहुत ही अदब से बोली, जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे घर का सारा काम आता है। शारदा देवी हैरान हो गई। उन्हें लगा शहर की लड़की है, नखरे दिखाएगी या बहाने बनाएगी। लेकिन संध्या बिल्कुल शांत थी। उस दिन के बाद संध्या घर के कामों में जुट गई। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, सफाई करना। वो बस उस खौफनाक घटना को किसी तरह भूल जाना चाहती थी। शारदा देवी खुश थी कि उन्हें इतनी संस्कारी बहू मिली, और आदित्य भी रिलैक्स था कि उसका राज महफूज है। अगर उसकी सच्चाई दुनिया को पता चलती तो वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। वक्त बीता गया और शादी को 9 महीने पूरे हो गए। एक शाम आदित्य बहुत घबराया हुआ घर लौटा और अपना बैग पैक करने लगा। संध्या ने पूछा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ने कहा, मेरे एक पुराने दोस्त का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में है। मुझे तुरंत निकलना होगा। संध्या के मन में घबराहट हुई कि वो उसे इस तरह अकेले छोड़कर जा रहा है, पर वो कुछ नहीं बोली और आदित्य चला गया। संध्या फिर से अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक संध्या की तबीयत खराब हो गई। उसे कई बार उल्टियां हुई और चक्कर आने लगे। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वो बेड से उठ तक नहीं पा रही थी। शारदा देवी डर गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी तबीयत क्यों बिगड़ गई? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। संध्या अंदर से कांप गई। वो जानती थी कि क्या हुआ है, इसलिए उसने डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर दिया। पर अगले दिन उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई, तो शारदा देवी उसे जबरदस्ती पास के लेडी डॉक्टर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनते ही शारदा देवी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनके घर में किलकारी गूंजने वाली है। जब कुछ दिनों बाद आदित्य घर लौटा तो माँ ने आरती उतारते हुए कहा, बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू बाप बनने वाला है। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी नजरें सीधा संध्या पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। वो माँ के सामने तो कुछ नहीं बोला, पर कमरे में जाते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसने संध्या को घूरते हुए कहा, यह क्या बकवास है संध्या? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने अपनी कमजोरी तुम्हें बताई और तुमने उसका फायदा उठाया और किसी और के साथ मुंह काला कर लिया। संध्या रोने लगी।
आदित्य चिल्लाया, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता, तो ये किसका पाप है? संध्या ने रोते हुए कहा, मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी जिंदगी किसी और ने बर्बाद की है। आदित्य गुस्से में पागल हो गया, अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं इस नाजायज बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। वो उसे जली कटी सुनाता रहा और संध्या चुपचाप आंसू बहाती रही। इसके बाद आदित्य गुस्से में घर से बाहर निकल गया। संध्या फूट फूट कर रोई और उसे फिर से वही मेहंदी की रात याद आने लगी, जब विक्रम और काव्या ने मिलकर उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। अब आदित्य ने संध्या से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। दोनों एक ही कमरे में तो रहते थे, पर बिल्कुल अजनबियों की तरह। घर वालों को लगता कि सब कुछ ठीक है और बच्चा आदित्य का ही है। इसी भारी माहौल में दिन कटते रहे। एक दिन आदित्य ने आकर कहा, मेरा वही दोस्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। संध्या शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी, पर वो चुपचाप चलने के लिए राजी हो गई और अस्पताल चली गई। जैसे ही वो आईसीयू के कमरे में पहुंची और बेड पर लेटे शख्स को देखा, उसकी सांसें अटक गई। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। बेड पर कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा विक्रम था, जो एक्सीडेंट में अधमरा होकर पट्टियों में लिपटा पड़ा था। विक्रम ने भी संध्या को पहचान लिया और उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य का वो जिगरी दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने वाला विक्रम है। विक्रम शर्म के मारे खिड़की की तरफ देखने लगा। संध्या एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी और बाहर आ गई। घर लौटकर संध्या अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे में आया। संध्या को इस तरह से रोते देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने संध्या से पूछा, क्या हुआ संध्या, तुम अस्पताल से आने के बाद रो क्यों रही हो? क्या तुम विक्रम को पहले से जानती हो? संध्या ने अपने आंसू पोंछे पर कुछ नहीं बोली। वो कैसे बताती कि उसका दोस्त ही उसकी बर्बादी का जिम्मेदार है। खैर, दिन बीतते गए और एक रात संध्या को लेबर पेन शुरू हुआ। आदित्य घर पर नहीं था और शारदा देवी और घर वालों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। काफी मुश्किलों के बाद संध्या ने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, पर संध्या की आंखों में वो खुशी नहीं थी जो एक माँ की आंखों में होती है। वो बच्ची को बस निहारती रही, जैसे सोच रही हो कि इस मासूम का क्या कसूर है। जब माँ ने फोन पर आदित्य को बताया, बेटा तुम्हारे घर में लक्ष्मी हुई है, तो आदित्य के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो जानता था ये उसका खून नहीं है, इसलिए उसके मन में उस बच्ची के लिए कोई तड़प नहीं थी। संध्या ये सब समझ रही थी। उसे डर था, अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी बेटी को यह समाज जीने नहीं देगा। उसने मन ही में फैसला किया कि वो अकेली ही अपनी बेटी को पालेगी और उसे दुनिया की हर खुशी देगी। घर में बाकी लोग भी बच्ची को बहुत प्यार करते थे, पर आदित्य हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन शारदा देवी ने आदित्य को टोकते हुए पूछा, बेटा तू अपनी बेटी को कभी गोद क्यों नहीं लेता? एक बाप का दिल ऐसा नहीं होता। आखिर तेरे मन में क्या चल रहा है? आदित्य चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। वो सच बताकर अपनी मर्दानगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था और संध्या पर इल्जाम लगाता तो उसे डर था कि कहीं संध्या उसका राज न खोल दे, इसलिए उसने खामोशी का रास्ता चुना। कुछ महीनों बाद एक दिन आदित्य दफ्तर से लौटा और संध्या से कहा, आज विक्रम का अस्पताल में निधन हो गया। ये सुनकर संध्या के होश उड़ गए। उसके हाथ से पानी का गिलास टूट गया। आदित्य ने आगे कहा, मरने से ठीक पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर एक अजीब बात कही। उसने कहा, आदित्य मुझे माफ कर देना और अपनी पत्नी संध्या से कहना कि अगर हो सके तो मुझे उस रात के लिए माफ कर दे। संध्या तुम मुझे बताओ, उसने ऐसा क्यों कहा? तुम दोनों के बीच क्या था? पर संध्या ने जुबान नहीं खोली। 4 साल गुजर गए और संध्या की बेटी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन बेटी दौड़ती हुई आई और आदित्य के पास कॉपी दिखाते हुए बोली, पापा देखो, मुझे मैडम ने स्टार दिया है। आदित्य ने उसकी कॉपी झटके से छीनकर जमीन पर फेंक दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बेटी रोने लगी
और संध्या का दिल भी छलनी हो गया। रात को शारदा देवी ने आदित्य को बुरी तरह फटकाया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या आदित्य? वो तेरी अपनी सगी बेटी है, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है? आदित्य का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाया, वो मेरी बेटी नहीं है माँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। शारदा देवी सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत संध्या को बुलाया और पूछा, संध्या, ये आदित्य क्या बकवास कर रहा है? क्या ये इसकी बेटी नहीं है? संध्या ने रोते हुए कहा, माँ जी, ये आदित्य की ही बेटी है। और वो बेटी को लेकर कमरे में चली गई। जब आदित्य कमरे में आया तो माहौल बहुत भारी था। संध्या ने आज पहली बार पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, आदित्य जी, आप घर वालों के सामने मेरी बेटी की बेइज्जती करना बंद कीजिए। वो मासूम है, जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं। आदित्य ने तेज आवाज में बोला, मुझे सच जानने का पूरा हक है संध्या, मैं बाप नहीं बन सकता। तो ये बच्ची किसकी है? तुमने अपने पाप का टोकरा मेरे सिर पर क्यों फोड़ दिया? संध्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और चिल्लाई, ये मेरा पाप नहीं है आदित्य जी, मेरे साथ उस रात दरिंदगी हुई, मेरी जिंदगी उजाड़ दी गई। आदित्य ने पूछा, साफ साफ बताओ क्या हुआ था? संध्या ने पूरा सच बता दिया। जिस रात मेरी मेहंदी थी, मेरी सहेली ने मुझे धोखे से बाग में बुलाया। वहां पहले से आपका दोस्त विक्रम घात लगाकर बैठा था। मैंने उसकी शादी का प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं लोक लाज के मारे चुप रही और फिर हमारी शादी हो गई। मुझे नहीं पता था कि विक्रम आपका दोस्त है। जब मैंने उसे अस्पताल में देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सुनकर आदित्य को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना बड़ा दरिंदा और रेपिस्ट है। उसने पूछा, क्या विक्रम ने ऐसा किया था? संध्या ने रोते हुए हाँ में जवाब दिया। और मैंने सिर्फ इसलिए ये सब बातें छुपाई क्योंकि मुझे डर था आप कहीं मुझे और मेरी बेकसूर बच्ची को बेसहारा न छोड़ दे। ये कड़वा सच सुनते ही आदित्य को अपनी हरकतों पर बहुत बड़ा पछतावा हुआ। वो संध्या के पास बैठा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो संध्या, मैं बिना सच जाने तुम्हें और अपनी बच्ची को गुनहगार समझता रहा। असल गुनहगार तो वो मेरा दोस्त था। फिर वो उठा, सोती हुई मासूम बेटी को अपनी गोद में उठाया और पहली बार उसे अपने सीने से लगा लिया। संध्या ने जब ये देखा तो उसके दिल को बहुत सुकून मिला। आदित्य ने संध्या और उसकी बेटी को पूरी तरह दिल से अपना लिया था और अब उनका परिवार हमेशा के लिए एक हो चुका था। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।